इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आज हम शार्ट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 के और चैप्टर नंबर 12 के शार्ट क्वेश्चंस किए थे, तो उन चैप्टर का भी लिंक जब इस वीडियो के अंदर आपको मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ओके, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला शार्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। कहता है आपके पास एक कंडक्टिंग लूप है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स अ मैक्सिमम एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स अ मिनिमम। कहता है कि आप किस ओरिएंटेशन, मतलब आप उस लूप को किस तरह प्लेस करें, उस मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट करें, प्लेस करें कि उस कंडक्टिंग लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो एक बार मैक्सिमम हो और एक बार मिनिमम हो। ठीक है जी, तो अब इसका जवाब देखते हैं। अब देखें, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड है। ठीक है जी, अब हमने इस एक्स वाई जी प्लेन में हमने एक कंडक्टिंग लूप को प्लेस करना है। इस तरह हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट करना है कि उस कंडक्टिंग लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो एक बार मैक्सिमम हो और एक बार मिनिमम हो। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है। मैक्सिमम फ्लक्स तब होता है जब आपकी जो कंडक्टिंग लूप है वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो। ठीक है, जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है और अगर मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल इस कंडक्टिंग लूप के ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, मतलब कि इसका जो सरफेस है, इस लूप का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी लाइन यहाँ से गुजर जाएंगी, तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा। अब अगर मैं इसी लूप को ऐसे ओरिएंट कर देता हूं और अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर मैं यहाँ से गुजारूं तो कोई भी फील्ड लाइन इस प्लेन को टच नहीं कर रही है, वो ऐसे सीधी गुजर रही है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो उस वक्त होगा जब प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर पड़ी होगी, और जब परपेंडिकुलर पड़ी होगी तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है कि ये इसका मैग्नेटिक, ये इसका जो है वो एरिया वेक्टर है। ठीक है जी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर को देखें, दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और 0 हो गया तो cos 0 हमारे पास क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है जी, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारे पास क्या है, BA cos ऑफ थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा हमारे पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 बन रहा है, और cos 0 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, सॉरी 1 होता है। सो लिहाजा फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। और दूसरे केस में इसमें अब जो प्लेन ऑफ द लूप है वो पैरेलल पड़ी हुई है, तो जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो 90 का एंगल बना रहा है। जब 90 का एंगल बनाएगा तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि फाई इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा, और थीटा हमारे पास इस केस में क्या है, 90 है। ठीक हो गया, और cos 90 क्या होता है, 0, तो लिहाजा फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह हम फ्लक्स को मैक्सिमम और मिनिमम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस प्लेन के अंदर, मतलब XYZ प्लेन में अगर हम इस कॉइल को, इस कंडक्टिंग लूप को प्लेस करते हैं तो किस किस प्लेन में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आएगा और किस किस प्लेन में जो फ्लक्स है वो मिनिमम आएगा। अब देखें इस चीज को समझने के लिए, अब ये देखें कि ये हमारे पास एक XYZ प्लेन है। ठीक है, इसमें ये X है
और इसमें ये y है और ये हमारे पास z है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसने बोला था जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि x एक्सिस के अलोंग है। अब हमने इस प्लेन को किस तरह ओरिएंट करें कि इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो। अब मैं अगर यहाँ पर इस प्लेन को अगर मैं ऐसे रखूँ, ठीक है, अगर मैं इस प्लेन को ये देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है। अब मैं अगर इस प्लेन को ऐसे रखता हूँ, ठीक है जी, इस प्लेन को मैं ऐसे रखूँगा, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो प्लेन का जो सरफेस एरिया है या एरिया वेक्टर है वो क्या है, 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर हमारे पास किधर होगा, वो इधर ऐसे परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किधर, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इधर होगा, तो 90 एंगल हो गया। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं इस प्लेन को x और z प्लेन में ऐसे प्लेस करता हूं, तो इस प्लेन में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इसी कॉइल को, इसी लूप को मैं प्लेस करता हूं इस एक्सिस के अलोंग, मतलब x और y प्लेन में, ठीक है, x और y ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन में अगर मैं इस कंडक्टिंग लूप को रखता हूं तो क्या होगा, अगेन हमारे पास जो फ्लक्स है वो 0 बन रहा होगा। तो कोई भी लाइन इस प्लेन को टच करते हुए नहीं गुजरेगी बल्कि सीधी गुजर जाएगी। ठीक हो गया। तो दो प्लेन ऐसे मिले जिसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल का वो 0 मिल रहा है। कौन कौन सा प्लेन, एक x और y प्लेन, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा, और दूसरा मेरे पास कौन सा प्लेन बन रहा है, x और z प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करता हूं x और z प्लेन, तो अगेन हमारे पास फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक हो गया। अब मैं अगर इस प्लेन को ऐसे रख दूं, ऐसे, अब ये किस प्लेन में मैंने रख दिया है, y और z प्लेन में रखा हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरफ है, इधर x एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो लिहाजा अब मैं अगर इस प्लेन को किधर रख रहा हूं, y और z प्लेन में, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो फ्लक्स मिनिमम या 0, और अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो भी फ्लक्स मिनिमम या 0 होगा। तो यही बात मैंने नीचे लिखी है कि when the plane of the loop lies in xz plane then flux will be maximum। अगर वो yz प्लेन में, yz प्लेन कौन सा है, ये y है और ये z, इस प्लेन में ऐसे रखा हुआ मैंने। ठीक है जी। तो अगर मैं इस प्लेन में रख रहा हूं तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और दूसरी बात मैंने लिखी है कि when plane of the loop lies in xz या xy प्लेन, अगर वो xz और xy प्लेन में अगर वो कंडक्टिंग लूप आती है तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है जी, ये x है और ये y है, ये xy प्लेन हो गया, और x और z, तो x और z ये हमारे पास प्लेन हो गया। तो इन दोनों सूरतों में हमारे पास फ्लक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये इसने क्वेश्चन पहले पूछा था कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges and what about moving charges? कहते हम जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है अकॉर्डिंग टू अम्पेयर्स लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि चूंकि हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो लिहाजा आप ये कंक्लूड करें कि अगर जो स्टेशनरी चार्जेस हैं क्या वो मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, और जो मूविंग चार्जेस हैं उनके मतलब क्या आपके ख्याल है। ओके, तो अब अम्पेयर लॉ क्या कहता है, अम्पेयर लॉ हमें किसी करंट कैरिंग वायर में से
जब करंट पास होता है, ठीक है, जब करंट पास होगा तो ये अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बना लेती है। अब क्वेश्चन ये है कि जो स्टेशनरी चार्ज हैं, जो स्टेशनरी चार्जेस हैं, क्या उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और क्या जो मूविंग चार्ज हैं क्या वो मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका। ओके, अब एम्पेयर लॉ के बारे में हम जानते हैं। एम्पेयर लॉ होता है बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है जी, बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल हमारे पास क्या है, डेल्टा एल की जगह पे मैंने लिख दिया है लेंथ ऑफ द सर्कल। जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट पास हो रहा है और इसके इर्द गिर्द ये सर्कुलर पाथ में क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हमने मालूम करनी है तो वो एम्पेयर लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। कैसे? अब अगर मैं इसी ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, अबव व्यू देखूं, तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में दिखाई देगा। अब ये जो सर्कल पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, इस सर्कल पाथ को ये हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैं डॉटर लाइन मैंने लिखी हुई है, डॉटेड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और जो ब्लैक लाइन है ये एम्पेरियन लूप को शो कर रही है। हम जानते हैं जब भी एम्पेयर लॉ लगाते हैं तो एम्पेयर लॉ चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एम्पेयर लॉ के लिए हम क्या करते हैं, एम्पेरियन लूप का सहारा लेते हैं, एम्पेरियन लूप ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये मैंने जो ब्लैक लाइन है ये एम्पेरियन लूप मैंने बना दी, और एम्पेरियन लूप को मैंने छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ एलिमेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिल सके। और एम्पेरियन लूप मैंने बनाई है सिमेट्रिकल, जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी तरह का हम एम्पेरियन लूप को ड्रा करते हैं। तो हमारे पास इस केस में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो एम्पेरियन लूप बनाएंगे वो भी कैसी होगी, सर्कुलर पाथ में होगी। ओके, तो इस तरह हमने एम्पेरियन लूप ड्रा की, और इस एम्पेरियन लूप को मैंने छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, और हर एक पैच का नाम डेल्टा एल रख दिया। ठीक है जी, तो मैंने इसको एन पैचेस में डिवाइड कर दिया, तो लिहाजा इसके जो पैचेस बनेंगे डेल्टा एल एन बनेंगे। ओके, अब अगर तमाम पैचेस को अगर मैं इकट्ठा करूं, ठीक है, तमाम पैचेस को मैं अगर इकट्ठा करूं तो मेरे पास एक सर्कल नहीं बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक पैच को यहां से लेकर यहां तक, ये डेल्टा L1, फिर यहाँ पे डेल्टा L2, और फिर यहाँ पे हमारे पास डेल्टा L3, इस तरह सारे डेल्टा L को मैं अगर इकट्ठा कर दूं, मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, तो मतलब सर्कल की लेंथ बन जाएगी। ठीक हो गया, यही मैंने यहाँ पे लिखा है B एज इट इज, जो डेल्टा L है, डेल्टा L की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, लेंथ ऑफ ए सर्कल, लेंथ ऑफ ए सर्कल। अब समझ आएगा ना कि कैसे ये सर्कल को मैंने लिखा है। लेंथ ऑफ ए सर्कल से क्या मुराद है कि तमाम पैचेस को मैंने इकट्ठा किया तो वो क्या बन जाएंगे, सर्कल की लेंथ बन जाएंगे। अब जो सर्कल की लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। सर्कल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो लिहाजा मैंने सर्कमफेरेंस के फार्मूले में क्या लिख दिया, मैंने 2πr लिख दिया। तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां से मैं b की वैल्यू मालूम कर सकता हूं, तो b बराबर आएगा म्यू नॉट आई ओवर 2πr। तो यहां तक तो हमने क्या किया है, अभी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखा है कि एम्पेयर लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो फार्मूला हमारे पास आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। अब इसके आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज स्टेशनरी है तो क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर हमारे पास चार्ज मूविंग है तो क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इस फार्मूले से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो स्टेशनरी चार्ज करंट नहीं बनाता। करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज का रेट। लेकिन स्टेशनरी चार्ज तो स्टेशनरी होता है, वो तो रुका हुआ होता है, तो वो कैसे मूव करेगा। तो जब वो चार्ज मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी चार्ज करंट नहीं बनाता। जब करंट नहीं बनाएगा तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और करंट की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखता। ठीक है जी, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज इज जीरो। ठीक है जी, बिकॉज I इज इक्वल टू जीरो। मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज का क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि करंट जीरो होता है। अगर करंट जीरो है तो ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास मूविंग चार्ज की बात करते हैं तो मूविंग चार्ज का नाम ही करंट होता है, मूविंग चार्ज का नाम ही तो करंट होता है। तो इसका मतलब जब चार्ज मूव करता है तो वो करंट होता है, वो करंट बनाता है। तो अगर वो करंट बनाता है तो करंट तो 0 ना हुआ। अगर करंट 0 नहीं होगा तो इस इक्वेशन के मुताबिक करंट अगर 0 नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है, ठीक है ना। अगर चार्ज मूव कर रहा है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो करंट बना रहा है। अगर वो करंट बना रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे, इस इक्वेशन के मुताबिक। अगर करंट की वैल्यू 0 नहीं है, अगर करंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका 0 नहीं होगा। यही बात मैंने यहां पे लिखी है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक। क्योंकि I 0 नहीं है, I अगर 0 नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन जो है ना आपको शार्प क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है। ये जो हमने पहले पढ़ा है क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आपको आ सकता है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा, ठीक है। ये बातें जब आपने बड़े एहतियात से याद रखनी है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। सिंपल, उसने इतना कोई डिटेल में नहीं पूछा है, स्टेशनरी चार्जेस का और मूविंग चार्जेस के बारे में पूछा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। सिंपल, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कैसे हमने ड्राइव किया है एम्पेयर्स लॉ की मदद से, ठीक है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट I। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपने डिस्क्राइब करना है सोलेनॉइड के अंदर इफ अगर द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल्ड बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम। एंड बी ऑप्शन है, बी पार्ट है, द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड बट द लेंथ रिमेन सेम। अब क्वेश्चन ये है उसका कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड की ये कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं। क्वेश्चन ये कि हम इस सोलेनॉइड की लेंथ को लंबा कर देते हैं। तो मैंने इस पिक्चर में इस लेंथ को लंबा कर दिया, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने सेम रखा, लेंथ को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन ये कि हम लेंथ को जब बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ लेंथ को बढ़ाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सोलेनॉइड का, ठीक है जी। और अगर हम लेंथ को मैंने लेंथ जितनी है उतनी ही रखी, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मैंने बढ़ा दी, ठीक है, डबल कर दी। तो अगर हम लेंथ को सेम रखते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ओके, तो पहले केस में हम लेंथ को डबल कर देते हैं और दूसरे केस में हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं। तो पहले हम केस डिस्कस करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का वो हम जानते हैं कि सोलेनॉइड अपने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है जी। म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैंने नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि वेयर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम स्मॉल एन से जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ टर्न जो टोटल है उसको हम कैपिटल एन से शो करेंगे, यूनिट लेंथ को हम स्मॉल एल से जाहिर कर रहे हैं। तो एन बराबर है एन ओवर एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बराबर है स्मॉल एन। अब ये स्मॉल एन की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है जी, स्मॉल एन की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। यहां तक क्लियर हो गया। हमने सिर्फ क्या किया है, एन की वैल्यू यहां पे पुट की है। पुट करने के बाद हमारे पास इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब पहला केस था कि लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ओके, तो लेंथ की जगह पर मैंने क्या कर दिया है, डबल 2l कर दिया है। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लेंथ को डबल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बी के ऊपर क्या लिख दिया, प्राइम,
यहाँ पर बी के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा, क्यों? अभी तक मैंने कोई चेंजेस नहीं की। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लेंथ को मैंने कर दिया डबल, तो डबल किया तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने प्राइम से लिख दिया चेंज करके। ओके, अब मैंने क्या किया, इस 2 को मैं शुरू में लेकर आ सकता हूं। ये 2 जब बाहर आएगा तो 1/2 की शक्ल में बाहर आएगा। बाकी अंदर क्या बच गया, म्यू नॉट एन ओवर एल आई, म्यू नॉट एन ओवर एल आई। इज इट क्लियर? तो 1/2 बाहर है। अब ये वाला जो फैक्टर है म्यू नॉट एन ओवर एल आई, ये वाला जो फैक्टर है ये किस चीज के बराबर है? तो आंसर है ये वाला फैक्टर इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है। ठीक है, म्यू नॉट एन ओवर एल आई, ये वाला फैक्टर ये पुराने मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। तो लिहाजा मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड पुराने वाला। तो नया मैग्नेटिक फील्ड जो है, नया मैग्नेटिक फील्ड पुराने वाले मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहां से हमने रिजल्ट निकाला कि अगर हम लेंथ को डबल करते हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज नहीं करते हैं तो क्या होगा, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले से हाफ हो जाएगा, आधा रह जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम हाफ। उसके बाद दूसरे केस में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या करते हैं, डबल। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं मतलब जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, एन ओवर एल। ठीक है, यही एन ओवर एल, एन की वैल्यू एन ओवर एल हम यहां पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई, जैसे हमने पहले इक्वेशन बनाई थी। ठीक हो गया? ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर मतलब दूसरे केस के अंदर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2n लिख दिया, और जब 2n लिखा तो ये 2 जब वो शुरू में आ सकता है मैंने शुरू में लिख दिया। बाकी क्या बचा, म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई, म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। अब ये वाली चीज क्या है, ये वाली सारी की सारी, ये वाली सारी की सारी चीज जो है वो ये वाली इक्वेशन है। ठीक हो गया? तो मैं इस पूरी इक्वेशन की जगह पर क्या लिख सकता हूं, इस पूरी इक्वेशन की जगह पर मैं b लिख सकता हूं, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन ये वाली है और ये वाली सारी b के बराबर है। तो लिहाजा मैं इस b को यहां पर लिख सकता हूं इसकी जगह पर। तो नया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पुराने वाले मैग्नेटिक फील्ड से दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ टर्न्स increases 2 times then the magnetic field of the solenoid becomes double. But in first case if we increase the length by 2 times then the magnetic field of the solenoid becomes half. Question number 4 करते हैं। Question number 4 है, at a given instant a proton moves in the positive x direction in a region where there is magnetic field in the negative z direction. क्वेश्चन ये कि एक प्रोटॉन है वो एक x डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका नेगेटिव z डायरेक्शन में है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एंड विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, क्या वो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा। एक्सप्लेन, वजाहत करें। अब इसमें 2 चीज़ें उसने जब इस क्वेश्चन में पूछी हैं। ठीक है जी, जो उसने पहली चीज़ पूछी है वो ये है कि उस प्रोटॉन के ऊपर जो लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन बतानी है, और दूसरा कि क्या वो प्रोटॉन जो है वो अपना स्ट्रेट पाथ जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है क्या उसी डायरेक्शन को ही कंटिन्यू करेगा। एक्सप्लेन करें। ठीक है जी, अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस का जब वो सहारा लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास जब वो XYZ प्लेन है। अब जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक हो गया, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव z डायरेक्शन है जो कि आपकी तरफ आ रही है। ठीक है जी, और इसके पीछे जब वो क्या होगा, नेगेटिव z डायरेक्शन होगी।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव z डायरेक्शन की तरफ है और जो प्रोटॉन है वो इधर मूव कर रहा है। तो बताएं कि उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड हैं, ठीक है जी। राइट हैंड पाम रूल है, कर्लिंग रूल है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है जी। आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी आप फोर्स निकाल सकते हैं। तीनों में आंसर जो एक तरह का ही आएगा। ओके, अब फोर्स की डायरेक्शन को पहले फाइंड आउट करते हैं। अब राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक जो तमाम उंगलियां हैं उसको हमने रखना होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आपने तमाम उंगलियों को रख देना है और थंब को आपने उधर जब वो एडजस्ट करना है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपने थंब को प्लेस कर देना है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो थंब को आपने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है, हम उसमें क्लियर कर लेंगे। ओके, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है किधर है, नेगेटिव z डायरेक्शन में। और नेगेटिव z डायरेक्शन किधर है, इसके अपोजिट, मतलब इस तरफ है। अगर इस तरफ पॉजिटिव है और इधर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव है। तो उंगलियों को मैंने प्लेस कर देना है नेगेटिव z डायरेक्शन में, ठीक है जी। उंगलियों को मैंने प्लेस कर दिया नेगेटिव z डायरेक्शन में और थंब किधर आएगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। और वो किधर मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। ये एक्स एक्सिस है तो थंब को मैंने प्लेस कर दिया एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज और वेलोसिटी वाला वेक्टर इस तरफ हो गया। और पाम किधर है, पाम की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ऐसे। तो ऊपर की तरफ इन तीनों एक्सिस में ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस इस हथेली के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। यहां तक दोबारा सुन लें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने रखना है अपना राइट हैंड की तमाम उंगलियां। तो मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव z डायरेक्शन में और नेगेटिव z डायरेक्शन किधर है, इस पॉजिटिव के इधर इस साइड पे, ठीक है जी। तो उंगलियों को मैंने रख दिया नेगेटिव z डायरेक्शन की तरफ और अंगूठे को प्लेस करना है एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि प्रोटॉन इधर ही मूव कर रहा है। और ये हो गया अंगूठा इधर एक्स एक्सिस की तरफ। और पाम किधर आ रही है, पाम ऊपर की तरफ जा रही है। और ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जिसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर किधर लगेगा, वाई एक्सिस की तरफ लगेगा, ठीक है जी। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है जी। वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। उसकी रीजन मैंने आपको अभी बता दी है कि एज वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है जी। प्रोटॉन के लिए क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है तो लिहाजा हमने यहाँ पे मैं लिख दिया पॉजिटिव क्यू वी क्रॉस बी। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल के मुताबिक फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B, कि फोर्स जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में V और B लाई कर रहे हैं। क्योंकि F, V और B ये तीनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो फोर्स जो है वो किधर लग रही है, एक्स एक्सिस और नेगेटिव z एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये तीनों आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। यही बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद दूसरा पार्ट था उसका, इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा उसने ये पूछा था कि क्या वो पार्टिकल अपना यही स्ट्रेट पाथ ही कंटिन्यू करेगा। तो आंसर है नो। उसकी रीजन क्या है कि चूंकि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ है, ठीक हो गया। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो हमेशा कर्व पाथ इख्तियार कर लेता है, मतलब सर्कुलर पाथ मूव
सर्कुलर पाथ के अंदर वो मूव करना शुरू कर देता है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि प्रोटॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है उसके ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स का काम होता है हमेशा ही चार्ज पार्टिकल की जो मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको डिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो वो कर्व्ड पाथ में इधर को मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा या ऊपर की तरफ ऐसे या ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। डिपेंड करता है कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा। तो ये बात मैंने यहां पे लिखी है कि बिकॉज वेन एवर अ पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर देन इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो वो स्ट्रेट पाथ की बजाय कौन सा पाथ इख्तियार कर लेगा? सर्कुलर पाथ। तो दूसरे ऑप्शन में, दूसरे पार्ट में उसने यही पूछा था कि क्या वो अपना स्ट्रेट पाथ जारी रखेगा, तो आंसर है नो, वो अपना स्ट्रेट पाथ जारी नहीं रखेगा, बल्कि वो कौन सा पाथ इख्तियार कर लेगा? सर्कुलर पाथ इख्तियार कर लेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो डायरेक्शन जो आपको बताई है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, ये डायरेक्शन आपने खुद भी एक बार वीडियो पॉज करके डायरेक्शन खुद से एक बार जब वो ट्राई कर लें, ठीक है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूं। अब फर्ज करें कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है जी आपके पास वाई की तरफ, ठीक है, वाई डायरेक्शन में जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। ये नोट कर लें, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी इसका मुझे जवाब दीजिएगा कि पार्टिकल मूव कर रहा है जी, फर्ज करें वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है वाई एक्सिस की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है आपका जेड एक्सिस की तरफ। तो बताएं फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस की तरफ है और फोर्स लग रही है जेड एक्सिस की तरफ, फोर्स लग रही है जेड एक्सिस की तरफ। बताएं वो पार्टिकल किधर मूव कर रहा होगा? ठीक है ना। तो एफ वी बी इन तीनों में से कोई दो आपको देकर वो तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है। जरूरी नहीं आपको वी और बी देगा और आपसे फोर्स पूछेगा, आपको फोर्स और वी देकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ सकता है, आपको फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड देकर वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ सकता है, ठीक है जी, आपको वी और बी देकर फोर्स की डायरेक्शन पूछ सकता है। इसलिए तीनों में से आपको कोई भी दो मिलेंगी तो आप तीसरी चीज मालूम कर लेंगे आसानी के साथ राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक। तो अब जो मैं दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इनके लाजमी जब आप मुझे जवाब देने हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं, कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल जहां वो प्रोजेक्ट किए गए, एंटर किए गए मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह कि उनकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसी रखी गई? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी गई। ठीक हो गया। तो बताना यह है कि इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं, सो व्हाट कैन यू से अबाउट देम, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है। ओके, तो हमारा ख्याल कुछ इस तरह है, हम अपना ख्याल बता देते हैं जी। ओके, तो ये हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है जी और ये आपको जो क्रॉस नजर आ रहा है, आप जानते हैं ये क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो वो इनटू द पेज है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं वो क्या है? परपेंडिकुलर है। उनकी जो वेलोसिटीज हैं, उसने स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ है कि जो वेलोसिटीज हैं वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। फिर उसने कहा कि अगर चार्जेस जब वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो उन चार्जेस की नौइयत क्या है, उन चार्जेस की नेचर के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल्स एंटर होंगे तो क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट हैं। ठीक है, कैसे? अब जैसे फर्ज के लिए मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ,
परपेंडिकुलर, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ। अब चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। तो राइट हैंड रूल अप्लाई करें, राइट हैंड पाम रूल, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां रख दें। ये उंगलियां हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दी। उसके बाद जो वेलोसिटी है वो किधर है, ऊपर की तरफ है, तो थंब को मैंने कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पाम जिधर होगी उधर आपके पास क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। तो लिहाजा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, ये मैंने एरो बनाया हुआ इस तरफ। तो इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर होगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक हो गया। फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस तरफ, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर जाएगा। अब उसके बाद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स फाइंड करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, किधर लगा है वो फाइंड करते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ठीक है जी, इनटू द पेज। आप वीडियो पॉज करके जरा खुद से ट्राई करके देखिए जरा, ठीक है, कि कैसे किधर आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। तो ये होगा मैग्नेटिक फोर्स की आपकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की। अब अंगूठे को ओपन करना है, अंगूठे को ओपन करना है किधर, जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन हम किसके लिए अब फाइंड करना चाह रहे हैं, नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है, तो लिहाजा हम थंब किधर रखेंगे, नीचे। तो ये हमने नीचे कर दिया। तो अब पाम किधर है, पाम हमारे पास इस तरफ आ गई है। इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर जाएगा। तो दोनों चार्ज पार्टिकल एंटर हुए और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए। इसका मतलब यह है कि वो दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। तो ये इसने क्वेश्चन पूछा था कि दो चार्ज पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएं तो उन चार्जेस के बारे में क्या ख्याल है। तो हमने लिख दिया कि वो दोनों पार्टिकल जो हैं वो क्या हैं, अपोजिटली चार्ज्ड हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। ये एमसीक्यूज के अंदर भी आपको आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही है, एमसीक्यूज के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज दैट चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी V। कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से उसमें एंटर होता है। Why is there no work done by the magnetic force acts on the charge Q? तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्यों कोई वर्क नहीं करती, ये हमने क्वेश्चन, इसका आंसर हमने देना है। ठीक हो गया? ओके, अब मैग्नेटिक फोर्स जब भी किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगती है वो उसको क्या कर देती है, कर्व पाथ में घुमाना शुरू कर देती है। अगर तो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो क्या होगा, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? उसी तरह की एक सिचुएशन मैंने यहाँ पे क्रिएट की है कि ये चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ होगा या एंटर हुआ था तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ था, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर गया। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो इसको कौन मूव करवा रहा होता है? तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स मूव करवा रही होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर देती है। अब हमारे केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन है? हमारे केस में सेंट्रीपिटल फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम मैग्नेटिक फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया? सो लिहाजा इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो अब क्वेश्चन ये कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर लग रही है ये इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क क्यों नहीं करके देती? ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि फोर्स किसके बराबर होती है। फोर्स बराबर होती है F = QV × B, जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है।
अब ये जो फोर्स लग रही है, क्या ये मिनिमम लग रही है कि मैक्सिमम? तो आंसर है मैक्सिमम लग रही है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल पाथ में घूम रहा है, और सर्कल पाथ में घूमने की वजह है कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होने से मुराद ये है कि वो सर्कल पाथ इख्तियार कर लेता है। तो सर्कल पाथ इख्तियार करने से मुराद ये है कि जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम है। QVB sin थीटा, तो थीटा उस केस में क्या होगा? 90। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 एंगल बनाते हैं, तो फोर्स कैसा लगेगा? मैक्सिमम। तो लिहाजा मैंने यहां पे लिख दिया कि F इज इक्वल टू QVB, ये हमारे पास लग रहा है मैक्सिमम फोर्स लग रहा है जब चार्ज पार्टिकल सर्कल पाथ में मूव करता है। ओके, अब वर्क मालूम करना है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट को खत्म करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा? FD cos ऑफ थीटा। इज इट क्लियर? डॉट को जब भी हम खत्म करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो डॉट को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या आता है? cos ऑफ थीटा आता है। और ये थीटा जो है, ये थीटा एंगल है किस किस के दरमियान? तो आंसर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है। ठीक हो गया। अब हमारे इस सिचुएशन में हमने एंगल पहले फाइंड करना है और फिर हम वर्क देखेंगे कि वर्क किसके बराबर आता है। ओके, तो मैंने यहां पे लिखा है फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है वो कितना है? मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो लिहाजा फोर्स की जगह पर क्या आ गया? QVB। ठीक है, इसको ध्यान से सुनते जाएं। फोर्स की जगह पर क्या आ गया? QVB। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या आएगा? अब देखें, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल में होती है। जिधर हम लीनियर मोशन अगर हम बात करते हैं लीनियर मोशन में, तो लीनियर मोशन में अगर कोई बॉडी जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन टाइम t, तो मतलब वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। अब अगर आप गौर से देखें कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कल पाथ में मूव कर रहा है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ये वाली होती है। तो लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो लिहाजा हम इसी डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी मानेंगे, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो लिहाजा जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही वेलोसिटी होगी, अगर हम लीनियर पाथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पाथ लीनियर ही तो है, तो लिहाजा अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है तो लिहाजा हम इसी चीज को क्या मानकर चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट भी वो इधर ही कवर करेगा। अगर वो अपना सर्कल पाथ छोड़ेगा, जब भी कोई बॉडी जब वो अपना सर्कल पाथ छोड़ती है तो वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देती है, तो स्ट्रेट पाथ में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर देती है। तो लिहाजा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा? इसी स्ट्रेट लाइन में होगा। तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं? वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। उसके बाद थीटा। अब थीटा कितना होगा? अब देखें, बॉडी जब वो इधर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी या कर रही है जब वो सर्कल छोड़ेगी, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? 90 के एंगल पे पड़े हुए हैं। तो थीटा हमारे पास 90 हो गया, तो थीटा हम यहां पे पुट कर देंगे 90। तो ये मैंने पुट कर दिया cos 90, और cos 90 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो लिहाजा ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क हमारे पास क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई भी वर्क करके नहीं देती, वो जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स का काम करती है। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करके देती है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कि जब आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आपने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वर्क नहीं करके देती। तो यस, यहां पे कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। तो लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स जो हमें कोई काम नहीं करके देगी, ये जस्ट डिफ्लेक्ट करके देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, किसी जगह पे वो मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज 0? क्या आप बता सकते हैं कि वो जिस जगह से वो गुजर रहा है स्ट्रेट पाथ में, क्या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है? ठीक है जी, तो आंसर है जी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता। ठीक हो गया। जहां से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है
वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों ही पॉसिबिलिटी मौजूद हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब इसको समझाने के लिए हम जब मैंने 3 केसेस मैंने जब वो डिस्कस किए हैं, 3 केसेस मैंने ड्रॉ किए हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 में तीनों केसेस में वो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन तीनों केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने डिफरेंट सोचा हुआ है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसने बताई है, तो पॉसिबिलिटी हम सोच के ही बता सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा। तो पहले केस में मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या वो नहीं है तो क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा ही नहीं। जब फील्ड नहीं है तो फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो अगर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं है, या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स 0 है, या फोर्स 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो लिहाजा चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो पहला केस मैंने यही आपको बताया कि पहले केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और मैंने कोई भी फील्ड लाइन यहाँ पे नहीं बनाई। तो यही मैंने लिखा है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट देन नो फोर्स विल एक्ट एंड पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, दैट इज लीनियर पाथ, ठीक है जी। फोर्स 0 हो जाएगी पहले केस में। अगर फोर्स पहले केस में 0 हो गई तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है कि वहां पे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल है कि वहां पे नहीं है अगर फोर्स 0 हो जाए। और दूसरा केस है कि फोर्स 0 और किस किस केस में हो सकती है, तो आंसर है दूसरा केस है कि अगर चार्ज पार्टिकल या वो स्ट्रेट पाथ में ऐसे मूव कर रहा है और हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो भी इस केस में भी क्या होगा कि जो फोर्स है वो 0 हो जाएगी। तो फोर्स 0 हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि वो दोनों वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो साइन 0 0, तो फोर्स का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? हालांकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड था लेकिन फिर भी वो जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक हो गया। जैसे पहले केस में भी फोर्स 0 नहीं कर रही, फोर्स 0 थी, फोर्स अमल नहीं कर रही थी पहले केस के अंदर भी। वहां पे हमने क्या सोचा हुआ था कि वहां पे हमने सोचा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन दूसरे केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड सोचा हुआ है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी है लेकिन फोर्स फिर भी उसके ऊपर नहीं लग रहा। तो फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो दूसरी सिचुएशन में मैंने यही बात बताई है। इसी तरह तीसरी सिचुएशन, जो तीसरा केस है, तीसरा केस हम ये भी सोच सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव ना कर रहा हो, ठीक है। फर्ज करें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो इस केस के अंदर भी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 हो गई, इसका मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन फोर्स नहीं लग रही। क्यों? एंगल कौन सा बन रहा है, 180 बन रहा है, ठीक है। तो एंगल 180 बनेगा इस केस के अंदर, तो 180 अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो भी आंसर फोर्स का क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वहां पर है तो भी फोर्स 0 हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली फोर्स 0 होनी ही होनी है। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम ये बता सकते हैं कि जिस जगह पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वहां पे हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो और हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो। तो यही चीज हमने बतानी है और यही चीज उसने जब पूछी हुई थी कि आया कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं,
तो आंसर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपने बस इतना ही जवाब देखनी, इसको छोड़ देना, आपने साथ उसके रीज़न बतानी है। जैसे मैंने ये रीज़न नीचे लिखी है ना, तो आपने भी इसी तरह रीज़न बतानी है। ठीक है जी। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7।